the bell icon. Never miss an update. लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास का जो है लेक्चर फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को लेकर के हम आए हैं जिसमें 12वीं बोर्ड क्लास के लिए 10वीं बोर्ड क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होते हैं, आवेश किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हैं। अब धीरे धीरे इस आधार पे हम लोग एडवांस न्यूमेरिकल को लेके चलेंगे। फ़िलहाल हम इन 7 न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे और इसको बढ़िया से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान डायरेक्टली देखिए 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। लेकिन अगर कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना होता है, तो आवेश की स्थिति में ये हो जाता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने मतलब जूल होते हैं, तो सीधे सीधे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होता है। सभी लोग जानते हैं। कुछ बेसिक्स मान हैं उसको मैं सिखाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि विद्युत आवेश वह चीज़ किसी दो वस्तुओं के परस्पर रगड़ या दो परस्पर वस्तुओं के बीच का एक गर्माहट स्ट्रक्चर ही हमारा आवेश होता है, जिसमें क्या होता है कि बीच के जो परस्पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद कुछ आवेश उत्पन्न करते हैं। यही होता है विद्युत आवेश, है ना। किसी भी दो पदार्थों का रगड़, घर्षण, इलेक्ट्रॉनों का टकराव आपस में, ये हमारा विज्ञान की लैंग्वेज में हम आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं हम। इलेक्ट्रॉनों का टकराव होता है। अब देखिए विद्युत आवेश को अगर हम देखेंगे तो ये विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, यानी कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश में कोई दिक्कत, आवेश जो होता है, आवेश की खोज कूलम ने किया था, यानी कि कूलम ने विद्युत आवेश को देखा था बेहतर तरीके से। अब इसके बाद हम देखेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। विद्युत धारा क्या होता है, एकांक समय में, ठीक है। विद्युत धारा जो होता है एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, है ना। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी समय में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा यानी कि I, है ना, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, है ना। देखिएगा विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। Q क्या है, इसमें आवेश है, और T क्या है, समय है। तो हम देखेंगे ये कह रहा है कि एकांक समय में, यानी एकांक T सेकंड समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश यानी कि Q को, है ना, विद्युत धारा कहेंगे। यानी विद्युत धारा जो होता है I बराबर Q/T होता है। Q को अगर हम विद्युत धारा की मात्रक पर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो Q का मात्रक होता है कूलम। Q का मात्रक क्या होता है, कूलम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी कूलम प्रति सेकंड जो होता है इसको विद्युत धारा का मात्रक कह देंगे, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड। और विद्युत धारा कूलम प्रति सेकंड को ही एक शब्द में बोलते हैं एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक एक शब्द में बोलते हैं एम्पियर, जो एसआई मात्रक
ने बताई है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है जो एम्पियर जो होता है मूल मात्रकों के अंतर्गत आता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकेंड यानी कि एम्पियर। इसी में हम देखेंगे कि अगर Q निकालना होता है तो Q बराबर हो जाता है I इंटू टी, यानी कि विद्युत धारा गुणे समय, है ना, विद्युत धारा गुणे समय। ये हमारा बन जाता है आवेश, विद्युत आवेश, यही वाली विद्युत आवेश, ठीक है। और विद्युत आवेश को अगर हम देखेंगे तो ये धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और गुणे क्या हो जाएगा, सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम सीधा सीधा कूलम कहते हैं। कूलम एक शब्द में इसका मात्रक है, और कूलम ने ही विद्युत आवेश का निष्कर्ष निकाला था। विद्युत आवेश में कूलम नामक वैज्ञानिक ने ही इसकी खोज किए थे, इसलिए विद्युत आवेश का मात्रक कूलम कहा जाता है, ठीक है। कूलम नामक वैज्ञानिक थे, भौतिकवादी भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने आवेश की खोज की थी। तो वही Q बराबर I इंटू टी होता है ना। इस हिसाब से एम्पियर इंटू सेकेंड को भी हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी कहते हैं, और ये एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलम भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा घुमा फिरा के सवाल करता है। कभी कभी क्या करता है, इन तीनों में I का मान पूछेगा, Q और T का मान देता है न्यूमेरिकल में, फिर विद्युत आवेश का मान पूछेगा, I और T का मान देता है। कभी कभी Q और I का भी मान देता है, T का मान पूछता है। उसके लिए सिंपल क्या करते हैं, T बराबर Q बाई I कर देते हैं, ठीक है। ये वाली सूत्र फॉलो कर लेते हैं, यानी कि ये जो तीन स्ट्रक्चर है I, Q, T, तो ये तीनों में किसी एक का मान नहीं देगा, और किसी दो का मान दे करके न्यूमेरिकल आपका तैयार कर सकता है। और इससे इन तीनों सूत्रों से हम तीन प्रकार की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। I का मान निकालना हो तो ये वाले सूत्र, Q का मान निकालना हो तो ये सूत्र, और T का मान यानी समय का मान निकालना हो तो ये थर्ड वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा सूत्रों पर ही विचार कर रहे हैं, और फाइनली इस चीज़ को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल को भी हम समझाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाएगा, इससे लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स को समझा जाएगा। फिलहाल थोड़ा हम बेसिक्स से हम चल रहे हैं, है ना। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा का मात्रक, भी क्लियर हुआ। इसके बाद बीमा, तो जो विद्युत धारा की बीमा की अगर बात करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ रहा है, एम्पियर, और एम्पियर की बीमा होती है सिर्फ ए होता है। इस तरह से विद्युत धारा की बीमा ए होता है, समझ में आ रहा है ना, विद्युत धारा की बीमा ए होता है ना। और अगर हम कूलम को अगर देखेंगे तो एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और टी यानी कूलम का अगर हम देखेंगे तो बीमा सूत्र क्या हो सकता है, ए टी। विद्युत धारा का जो बीमा होता है ए होता है, और जो कूलम का बीमा क्या हो सकता है, ए टी हो जाता है। इस तरीके से हम बीमा सूत्र रिकवर करते हैं। बीमा सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, मात्रक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सूत्र से ही मात्रक बनते हैं, मात्रक से ही बीमा बनता है, ठीक है। और इन सूत्र, मात्रक और बीमाओं से ही फिजिक्स के परिभाषा बनते हैं, ठीक है। फिजिक्स में मैक्सिमम भौतिक राशियाँ होती हैं, परिभाषा से सूत्र, सूत्र से मात्रक, मात्रक से बीमा, फिर बीमा से मात्रक या मात्रक से परिभाषा भी डीलिंग होती है। इस तरीके से समझ करके फिजिक्स के अधिकांश सवालों को हल किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत से संबंधित इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, यानी कि कह रहा है कि विद्युत आवेश या विद्युत धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होती है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह ही आवेशों की प्रवाह कहलाएगी, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है ना, ये ई का मान होता है, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, ये याद रखिएगा कि ई का मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁰। ये बेसिक सूत्र है, ये बेसिक मान है,
इसको कम्प्लीटली तरीके से छात्रों को चाहिए कि बढ़िया से इसको लर्न कर लें कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। तो 1.6 मल्टीप्लाई टू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा में या विद्युत परिपथ में प्रवाहित किए जाते हैं, प्रवाहित होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि एक सूत्र होता है आवेश बराबर N इंटू ई। जैसे इलेक्ट्रॉनों की क्वांटमीकरण होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस हिसाब से आवेश बढ़ते हैं उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ई, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बढ़ता है ई, फिर उसके बाद 2e, फिर 3e, फिर 4e, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो ये 1 2 3 4 जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रहा है। तो इस हिसाब से Q बराबर Ne होता है। ये एक सूत्र है ना। अगर आवेश कभी कभी सवालों में कुछ अलग टाइप के सवाल देता है जिसमें आवेशों की संख्या भी निर्धारित करता है कि इतने आवेश की मात्रा है और इतने इलेक्ट्रॉनों पर ऐसे वैसे करके, तो उस कंडीशन में Q का मान N इंटू ई करके हम हल कर लेते हैं। या जो N होता है वो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, और E जो होता है ये संख्या होती है। E पर आवेश होता है ये फिक्स होता है कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम रखेंगे। सवाल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा और ये E का मान ले करके फिर इसको मल्टीप्लाई करके Q आवेश निकाली जाती है, और Q का मान निकल जाता है तो इसमें T का मान और I का मान सेट करके सवाल को बेहतर तरीके से हल कर दी जाती है। तो इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए इसका 6वां सवाल कम्प्लीटली मैं 6वें वाले सवाल पे आ रहा हूँ, बाकी ये दोनों सवाल अभी रिकवर कर रहा है। फिलहाल हम 6वें वाले सवाल पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र का जो स्ट्रक्चर है Q बराबर Ne, ये चीज़ें अवेलेबल हो गई है। तो इस कंडीशन में हम 6 वाले सवाल पे हम रिकवर कर रहे हैं। तो चूंकि ये वाला जो मान है वो होगा ही। अब इसके बाद जो सवाल में कह रहा है कि 3.2 यानी 3.2 कूलाम आवेश, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्मित होगा, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो Q है Q बराबर 3.2 दे दिया है, ठीक है, Q बराबर दे दिया है 3.2। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 3.2 कूलाम, है ना। अब इतना बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो ध्यान से समझिए। अभी अभी हमने क्या सीखा, Q बराबर N इंटू ई होता है। तो Q बराबर Ne, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E, है ना, होगा ना, Q अपॉन E होगा। अब Q की मान अगर हम देखेंगे तो आवेश चूंकि यह दिया हुआ है सवाल में, तो इसको तो हम लिख लेंगे, ठीक है। ये सवाल में जो दिया है Q बराबर, तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3.2 अपॉन ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिया रखा हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। ये चीज़ तो आपको याद करने हैं, चूंकि देखिएगा ये वाला मान आपको इस सवाल में नहीं दिया है। ये चीज़ कम्प्लीटली आपको याद करना होगा और हम Q बटे E पर इसको सेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये क्या होता है कि दोनों दशमलव है, इस हिसाब से ये हो जाएगा 16 दूना 32। अभी फाइनली आंसर होगा N इक्वल टू 2 अपॉन 10 पे पावर माइनस 19। हल करेंगे N इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। ये है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा ये 3 कूलाम आवेश तैयार होगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये क्या है फाइनल आंसर, यानी कि N इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 19। इतने अगर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं तो हमारे 3.2 कूलाम की आवेश तैयार होगा। ये चीज़ें समझ में आ रही है। फाइनली चूँकि मैं इस वाले सवाल पर से डायरेक्टली मैं इस वाले सवाल पे इसलिए गया हूँ क्योंकि डिस्कस में आ गया है Q इक्वल टू N इंटू ई। आवेशों को डिस्कशन की वजह से मैं उस सवाल को रिकवर कर दिया हूँ। इसके बाद
मेरी क्वेश्चन है चालक, ठीक है। चालक को हम समझेंगे, फिर कुचालक को समझेंगे, यानी विद्युत रोधी को। ध्यान से समझिए, बहुत इंसॉल्ट है, कुछ है नहीं। चालक किसे कहते हैं, है ना, विद्युत का चालक। तो जो चालक होता है ना, ध्यान से समझोगे, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। जो ये होता है ना कि किसी भी परिपथ में आसानी से, बेहतर तरीके से, अच्छे से इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित कर देता है। जैसे एक तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से रिकवर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो आसानी से प्रवाहित होने के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये चालक है, माध्यम है, अच्छी चालक है। चालक की अगर बात किया जाए तो इसमें जैसे मान लीजिए अच्छे अच्छे धातु होते हैं, मेटल होते हैं, मेटल्स में अगर हम बात करें तो कॉपर माना जाता है, एल्युमिनियम माना जाता है, आयरन मतलब सोना भी होता है, एजी। ये जो अच्छी क्वालिटी के धातु होती हैं, इन धातुओं की तार बनी होती है, सिंपल सर्किट बनी होती है, और इस सिंपल सर्किट से, है ना, इस सिंपल सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे तरीके से प्रवाहित हो जाते हैं, आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। ये चालक या सुचालक होते हैं, ठीक है। चालक हो गया, या इसको सुचालक भी कहते हैं, है ना, चालक मीडियम कंडक्टर्स, इससे सुचालक भी कहते हैं। अगला चीज़ इसमें है विद्युत रोधी। चालक के बाद हम विद्युत रोधी की बात करेंगे। तो विद्युत रोधी का मतलब, रोधी मतलब होता है रोकने वाला, है ना। सीधा सा समझ में आ रहा है कि विद्युत को रोकने वाला कोई ऐसी तार है जिसमें इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो किया जा रहा है लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। वो विद्युत में इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लास्टिक की पाइप है ना, ये मान लीजिए एक प्लास्टिक की पाइप है, और इस प्लास्टिक की पाइप में यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक है और प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन्स रिकवर नहीं करेगा। या लकड़ी है, प्लास्टिक है, कुछ अच्छे ऐसे चीज़ें हैं जिस पर सूखा है ना, सूखी चीज़ें हैं। ग्लास है, ग्लास में थोड़ा कम स्ट्रक्चर में। तो इस कंडीशन में ऐसे माध्यम, जिस माध्यम में विद्युत जाने से रोकता है, तो उस कंडीशन में विद्युत रोधी कहलाता है। चालक विद्युत को सुचालक होता है, विद्युत भेजने का कार्य करता है, और विद्युत रोधी विद्युत को रोकने का कार्य करता है। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे फाइनली अर्धचालक। तो जो अर्धचालक होता है ना, तो अर्धचालक में क्या होता है कि कुछ विद्युत जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी जाते हैं, है ना। ऐसे ट्रांजिस्टर, ये ऐसे स्ट्रक्चर ट्रांजिस्टर में ये यूज़ किए जाते हैं। अर्धचालक को हम अगर देखेंगे तो ये सेमीकंडक्टर्स होता है ना। सेमीकंडक्टर का मतलब ये जाने भी देता है और नहीं भी जाने देता है, समझ में आ रहा है। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स को भेजता भी है और नहीं भी भेजता है, कम मात्रा में रोक करके भेजता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करता है, तो होता है अर्धचालक। अर्धचालक में जो होता है उपधातु, जैसे आर्सेनिक हो गया, ठीक है, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, कुछ ऐसे होते हैं, है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो ये उपधातु भी हैं और ये अर्धचालक का काम करते हैं, समझ में आ रहा है, ये अर्धचालक का काम करते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो ये ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है ना। अर्धचालक जो होता है वो ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है। तो ये रहा चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा। और हमारा अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कूलाम का नियम बताइए। वो मतलब कूलाम को सेट करना है। कूलाम ने एक ऐसे साइंटिस्ट जो कि विद्युत आवेश की खोज किया था, और कूलाम ने ही बताया था, ठीक है, कूलाम ने ही बताया था 1685 ईस्वी में उन्होंने एक परीक्षण किया था कि दो विपरीत आवेश या दो समान आवेश,
दो विपरीत आवेश कह लीजिए या दो समान आवेश कह लीजिए, दोनों स्ट्रक्चर पर उसने परिकल्पना किया था। तो समान आवेश यहाँ रख लेते हैं Q1 और एक रख लेते हैं Q2, है ना। इसका सूत्र मैं डिराइव मतलब हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस पर हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। Q1 और Q2 ये दो आवेश होते हैं, अलग अलग आवेश हैं लेकिन समान हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है R, ये दोनों, तो कूलाम ने बताया था कि जब ये दोनों आवेश एक साथ लगते हैं तो समान चिन्ह होने पर परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि बल तो लगता है। तो यह F अनुक्रमानुपाती दोनों के गुणनफल यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और यही F जो होता है इन दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस को मिलाने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 है ना, और बटे R² इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। अब ये क्या होगा, ये जो एब्सोल्यूट लगा हुआ ये हटेगा, ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट हटेगा। तो एक नियतांक मान उसने कूलाम ने माना था, ठीक है, एक नियतांक माना था जिसका मान है K, एक कांस्टेंट वैल्यू K माना था। उस K को विद्युतशीलता भी कह सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। K का मान लास्टली में उसने बताया था कि K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एडजस्ट करेंगे तो F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, Q1 Q2 अपॉन R²। ये न्यूटन है ना, ये न्यूटन है। तो ये चीज़ें हमारा ये जो सूत्र बना ना, ये वाला सूत्र हमारा होता है कूलाम का सूत्र। इसी सूत्र का परिकल्पना कूलाम ने किया था, ठीक है, इसी सूत्र की परिकल्पना कूलाम ने किया था। जो बल निकाला था न्यूटन में निकाला था, यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² को रिजल्ट दिया था। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है इसका मान भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही रखा था 1/4 पाई। प्रयोग के द्वारा ये सेटिंग है, ये 9 × 10 पे 9 ये स्ट्रक्चर बनाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ लिखा था, ठीक है। ये प्रयोगों के द्वारा सेट की गई मान है। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन की विमा। एप्सिलॉन 0 है क्या? एप्सिलॉन 0 अगर इसमें हम देखा जाए, एप्सिलॉन 0 इसमें विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 जो होती है ये विद्युतशीलता कहलाती है। अब इसी सूत्र को देखिएगा, एप्सिलॉन 0 का मान निकाल रहे हैं, बीमा निकालना है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 का बीमा निकालना है। तो इसी सूत्र में देखिएगा एप्सिलॉन 0 को हम इधर कर लेंगे, यानी कि एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई, है ना, Q1 Q2, है ना। इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 को बाहर करेंगे और F को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा F_R²। बीमा सूत्र निकालते समय जो अंकिक मान होते हैं, यानी कि 1/4 पाई, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, क्योंकि अंकिक मान है पाई, एक अंकिक मान है, उसका भी हम बीमा नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 अगर देखा जाए तो अभी Q का बीमा निकाले थे A × T, यानी कि AT, तो AT एक Q1 का और दूसरा Q2 का भी AT, Q1 Q2 का अलग अलग AT, और इसके बाद F की बीमा होती है MLT-2, है ना। सभी लोगों को पता है MLT-2 होता है बल्कि बीमा सूत्र है, और R² यानी कि L², ठीक है, R² मतलब L²। फाइनली अगर हम बात करें ऊपर की मान, हमारा A² हो जाएगा और T² होगा ऊपर, ठीक है, और अपान इधर हम मिला लेंगे L² है और 1, यानी कि ML3 और T-2। इस तरीके से हमारा नीचे का हो जाएगा। और फाइनली इसकी गिव आउट करेंगे, इसका बीमा सूत्र फाइनल, तो निकल के आ रहा है
फाइनल इसकी बीमा सूत्र निकल के आ रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 यानी कि वैद्युशीलता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर ऊपर और t स्क्वायर ऊपर, सॉरी टी स्क्वायर ए स्क्वायर तो ऊपर है गाइस, लेकिन चलिए जम को ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा m पे -1 क्योंकि ऊपर जा रहा है। यल क्या हो जाएगा, क्रम से कर रहा हूँ, -3 और t इसमें क्या हो जाएगा -2 और +2 यानी कि ऊपर जाएगा तो +2 यानी 4 हो जाएगा और a स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। कुल मिला के ये फाइनल आंसर आपका एप्सिलॉन 0 का बीमा सूत्र है। ये लोग तो ऊपर रहेंगे ही, लेकिन मैंने क्या किया, नीचे वाले को ऊपर किया, तो फिर इस कंडीशन में यम पे पावर 1 था, 2 पर गया -1 हो गया है, यल क्यू प्लस था, 2 पर गया -3 हो गया है, और टी स्क्वायर और ये -2 पर जाएगा +2 यानी 4 और ए स्क्वायर। इस तरीके से हम बीमा सूत्र निकालते हैं एप्सिलॉन 0 का। तो मैंने कुछ इन 7 सवाल को हमने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया और हमें नहीं लग रहा है, बहुत इन शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब किया। और मैंने एक सवाल ही इस सिलेबस में, इस वीडियो में हमने आपको दिया, और इसके आने वाले आपको जो भी क्लासेस मिलेगी फिजिक्स की, अधिकांश तरीके से न्यूमेरिकल ही मिलने वाले हैं, है ना। और हम तब तक के लिए इस क्लास को ओवर करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखते हुए लाइक करें, कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।